दोस्तों, एक अकेले इंसान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। इस शख्स ने अमेरिका के 20,000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और तब से लेकर आज तक ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दुनिया उसको हीरो की नजर से क्यों देखती है और आज वो अमेरिका की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है, तो ये सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल फन एक्स नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 6 जून 2013 का सूरज अमेरिका पे एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। होता कुछ यूं है कि द गार्डियन और द वाशिंगटन पोस्ट पर एक खबरों की सीरीज छपती है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। उन लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका की NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के तमाम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का कच्चा चट्टा मौजूद था। इन लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया जब उनको पता चला कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपके से उन पर नजर रखे हुए है। इन लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो US गवर्नमेंट को गूगल, एप्पल और फेसबुक के जरिए लोगों की प्राइवेट चीजों तक रसाई देता है। इसके अलावा उनके पास एक और कोर्ट ऑर्डर भी है जिसके जरिए वो करोड़ों वेराइजन यूजर्स का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। अब वेराइजन एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में यूफोन, जोंग और एयरटेल है। इसके अलावा लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में ओबामा का 18 सफ़ों का मेमो भी था जिसमें वो इंटेलिजेंस ऑफिसर से बैरून मुल्क टारगेट्स की लिस्ट मांग रहे थे जिन पर साइबर अटैक करना। और ये तो लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत थी। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चाइना के मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक किया और साथ साथ एंजेला मर्केल का फोन भी टैप किया जो कि उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कमीशन हेडक्वार्टर अपने शहरियों पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम भी चला रही थी। इन लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की बातचीत भी सामने आई जिसमें वो वाजे कह रहे थे कि कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए और कैसे लोगों पर अपना असर और रसूख बिठाया जाए सोशल मीडिया के जरिए। इस सारी बात का अगर हम मतलब निकालें तो ये बनता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। शुरुआत में तो किसी को मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए हैं और क्या ये डॉक्यूमेंट सच्चे भी हैं या नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसीज अपनी खबर का सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन ठीक 3 दिन बाद हमारा हीरो एंट्री मारता है। एक शख्स सामने आता है जो इस सारे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक का जिम्मा अपने सर ले लेता है। 29 इयर्स का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपने कैरियर की शुरुआत मिलिट्री से की लेकिन कुछ साल बाद वहां से रिजाइन करके 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लग गया। एडवर्ड बेशक पढ़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन कंप्यूटर स्किल्स पर उसको इतनी महारत हासिल थी कि CIA ने उसे जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल गुजारने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने भी उसे जॉब पर रख लिया। डेल के पास उस टाइम NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने एडवर्ड को उसी काम पर लगा दिया। जहां पहले एडवर्ड का रोल सुपरवाइजर का था तो बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड CIA और NSA के लिए एक हीरे की मानंद था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार कहलाने लगा। उसके गद्दार कहलाने के पीछे एक वाकया हुआ था। जब वो NSA के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा था तो उसे पता चला कि NSA के पास किसी भी मोबाइल फोन को एक्सेस करने की पावर है। उसने कई रिकॉर्ड्स देखे लेकिन पहले उसे ये लगा कि ये रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के हैं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो रिकॉर्ड अमेरिका के अमन पसंद शहरियों के थे। उसी दौरान अमेरिका कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन बाइडेन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भरी कांग्रेस में NSA के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से सवाल किया कि क्या आपकी कंपनी डाटा इकट्ठा करती है। कांग्रेस का ये सेशन लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने इनकार किया और कहा कि हमारा काम फॉरेन इंटेलिजेंस है, हमारी एजेंसी डाटा इकट्ठा नहीं करती। एडवर्ड स्नोडेन ने जब लाइव टीवी पर अपने डायरेक्टर को झूठ बोलता देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ दिनों बाद डेल की जॉब भी छोड़ दी, जहां से वो सालाना $2 लाख तक कमा रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन कर लिया, जो कि US मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ पर भी उसको NSA के एक प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया। NSA का कहना है कि एडवर्ड स्नोडेन ने हमारे कंप्यूटर से इतनी फाइल्स चुराई हैं जिनका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एडवर्ड ने ऐसा क्या किया कि वो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद NSA की टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर गया, वो भी किसी को भनक पड़े बगैर। मजे की बात यह है कि उसने किसी भी पेचीदा हैकिंग टूल का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, बल्कि ये सब काम किया गया USB ड्राइव से। लेकिन आखिर कैसे? अगर नॉर्मल ऑफिस में ही हम देखें तो डाटा चोरी होने के डर से USB ड्राइव पर पाबंदी होती है, और दूसरा ये कि जिन कंप्यूटर्स में डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है
ادھر ہر امپلائی کے پاس ڈیٹا ایکسس کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی. یہ تو پھر NSA کے کمپیوٹرز تھے جن کی سیکیورٹی کا کوئی توڑ ہی نہیں تھا. ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنے بھاگنے کا پلان بنایا. سب سے پہلے اس نے اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا کیونکہ بوز ایلن ہیملٹن نے اسے کہا تھا کہ NSA کے لیے کام کرے گا. تو بوز ایلن ہیملٹن نے اسے NSA کے میری لینڈ ہیڈ کوارٹر سے 5000 کلومیٹر دور ہوائی میں رکھا ہوا تھا. ہوائی میری لینڈ سے 6 گھنٹے پیچھے ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ جب ایڈورڈ اپنے ہوائی والے دفتر میں کام کرتا تھا تب میری لینڈ ہیڈ کوارٹر کے سارے لوگ چھٹی پر چلے جاتے تھے. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ایڈورڈ کو NSA تک تھن کلائنٹ سسٹم کے ذریعے رسائی حاصل تھی جو کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ تھا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایڈورڈ وہاں خود سسٹم ایڈمنسٹریٹر تھا، یعنی اس کی پروفائل کی ہائی سیکیورٹی کلیئرنس تھی اور اس کے پاس باقیوں کی بنسبت زیادہ رائٹس تھے اور وہ کسی بھی کمپیوٹر کا ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا بغیر کسی کی نظر میں آئے. بس اسی چیز کا فائدہ ایڈورڈ سنوڈن نے اٹھایا اور 5000 کلومیٹر دور سے ہی بنا کسی کو بھنک پڑے NSA کی 20,000 سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ فائلز کو کاپی کر دیا. ہوائی آفس میں ٹھیک 4 ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ سنوڈن نے فیصلہ کیا کہ NSA کے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے لائے جائیں. اس نے ساری ٹاپ سیکرٹ فائلز کو USB میں کاپی کیا اور ہانگ کانگ چلا گیا. جب اگلے کئی دنوں تک NSA کا ایڈورڈ سنوڈن سے رابطہ نہ ہو سکا تو انہیں ایڈورڈ پر شک ہو گیا. انہوں نے ایڈورڈ کے لیے ایک سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا. ایڈورڈ سنوڈن ہانگ کانگ پہنچ کر کچھ بھروسے مند جرنلسٹ سے ملا اور ان کو وہ ڈاکومنٹس دیے. پھر اگلے ہی دن وہ ڈاکومنٹس دنیا کے لیے ہیڈ لائنز بن گئے. ایڈورڈ کے لیک کیے گئے ڈاکومنٹس نے پوری دنیا میں NSA کی سیکرٹ پاور پر ایک نئی بحث چھیڑ دی. اس پر سرکاری پراپرٹی کی چوری، نیشنل سیکیورٹی سسٹمز میں بغیر بتائے گھسنے اور ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو ان آتھورائزڈ لوگوں تک پہنچانے کے الزام بھی عائد کیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ نے ہانگ کانگ سے مطالبہ کیا کہ ایڈورڈ سنوڈن کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن ایڈورڈ سنوڈن نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی. اس نے اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر رکھا تھا. تب تک وہ جہاز پکڑ کر رشیا چلا گیا اور 2022 میں پیوٹن نے اسے رشین سٹیزن شپ بھی دے دی. تب سے لے کر آج تک ایڈورڈ سنوڈن کئی انٹرویوز دے چکا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ کیسے ہمارے فون ہماری ہی جاسوسی کرتے ہیں. ایڈورڈ سنوڈن نے اپنے انٹرویوز میں نوزی اسمرف نامی ایک ٹول کا ذکر کیا جو ہمارے فون کے مائکرو فون کا ایکسس سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتا ہے، جس سے وہ آس پاس کی آوازیں بنا کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں. کچھ لوگ ایڈورڈ کو غدار سمجھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اسے ہیرو بھی سمجھتے ہیں کہ جس نے NSA جیسی بڑی طاقت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بتائیے گا کمنٹس میں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.